आज इको में करा रहा हूं इनकम मेथड। इनकम मेथड तो ध्यान देना जरा, ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है इनकम मेथड। बस मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा, पहली बात तो यहां से निकलता है क्या बेटा, यहां से निकलता है एनडीपी एट एफसी, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे? डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। अब एक बात बताओ, आपके हिसाब से इंसान कितने तरीके की इनकम कमा सकता है? भाई मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मेरी तरीके से कितने तरीके हैं, फिर आप मुझे बताना कोई इसके अलावा आपके दिमाग में कोई तरीका हो तो। ठीक है, मैं पहले अपना तरीका लिख रहा हूं। मेरे हिसाब से तो 3 तरीके हैं बस। वो 3 तरीके क्या है लिखने दो, फिर अपना बताना। पहला तरीका, दूसरों की नौकरी करके, दूसरों के यहां नौकरी करके। एक तरीका तो यह है कमाई का। दूसरा तरीका क्या है? अपना खुद का रोजगार, जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। ठीक है, बहुत सारे दुकानदार जो अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं, अपनी खुद की दुकान खोल के बैठे हैं, क्लिनिक खोल के बैठे हैं, वकील। ठीक है, अपना खुद का रोजगार। और तीसरा, पैसा लगाकर पैसा कमाना, जिसमें मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, बस मैं कहीं पैसा लगा दूं और बैठे बैठाए कमाता रहूं, खाता रहूं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 3 तरीके हैं। चौथा तरीका आप बताओ, सोचो। इस पहले तरीके को हम लोग अंग्रेजी में नाम देते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोल दो या टू एम्प्लॉय बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कमरा भारत देश है, तो आपने मुझे पैसा दिया या मैंने आपसे पैसा लिया, देश की कमाई तो वही है ना। क्लियर है? तो ऑफ एम्प्लॉय या टू एम्प्लॉय, पहला दूसरों की नौकरी करके। दूसरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग इसे मिक्स्ड इनकम भी बोल देते हैं। आप लोग ये चार्ट 2 पेज पे बनाना, अगर कॉपी में बना रहे हो तो 2 पेज पे। ठीक है, नहीं तो आएगा नहीं। कुछ लोग इसे मिक्स्ड इनकम भी बोल देते हैं। अब तीसरा तरीका, पैसा लगाकर पैसा कमाना, इसे अंग्रेजी में बोल देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। आप लोगों की निगाह में कोई चौथा रास्ता है पैसा कमाने का तो मुझे बताओ, सोच लो। फिर बाद में पता लगे क्वेश्चन आ जाए, आप कह दो भैया आपने बताया नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। किसी का मर्डर करके पैसे कमा लें। पहली बात यह है, ये कहलाएगी इल्लीगल इनकम, और इल्लीगल इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। जुआ खेल करके पैसे कमा लें, इल्लीगल नहीं है, जरूरी नहीं है जुआ इल्लीगल हो। गोवा में कैसीनो परमिटेड नहीं है, पर जो जुए की कमाई है, ठीक है, सट्टे की कमाई है, हॉर्स रेस की कमाई है, उसे कहा जाता है विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन लॉटरी की कमाई है, विंडफॉल गेन भी इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। ठीक है बेटा, रीजन उन्हें मेजर करने का कोई फिक्स सोर्स नहीं है, पैरामीटर नहीं है। क्लियर है? सोचो और कोई रास्ता। अब ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब पैसा लगाकर पैसा कमाना।
अब ऑपरेटिंग सरप्लस में फर्दर 3 तरीके से पैसा कमाया जाता है। पहला, रेंट एंड रॉयल्टी। जमीन जायदाद खरीदो और किराए पे दे दो, घर बैठे महीने का किराया खाओ। पैसा लगा के पैसा ऐसी तो कमाया जाता है। क्यों भाई, बहुत लोग करते हैं ना ये काम कि प्रॉपर्टी है बहुत सारी, बस किराए पे दे रखी है, महीने में ऐश कर रहे हैं उस किराए की कमाई से। दूसरा, इंटरेस्ट। पैसा बहुत है, ब्याज पे चढ़ा दो पैसा और महीने का ब्याज खाओ। ये काम भी बहुत लोग करते हैं। ठीक है ये भी सोर्स ऑफ इनकम। पर क्या ये इनकम पैसा लगा के पैसा कमाने में आएगी, मेहनत में आएगी? पैसा लगाकर पैसा कमाने में आएगी। रेंट भी पैसा लगाकर पैसा कमाने में आएगी। तीसरा, प्रॉफिट। किसी के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दो, शेयर वगैरह में। अब भैया जब भी वो कुछ कमाएगा उसके प्रॉफिट में आपको क्या मिलता रहेगा? हिस्सा मिलता रहेगा। कोई डाउट है इसमें? श्योर। अब प्रॉफिट को हम फर्दर 2 हिस्सों में बांटते हैं बेटा। प्रॉफिट को हम फर्दर 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट टैक्स। अब जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, क्या सारा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा? उसमें से कुछ प्रॉफिट में से टैक्स के रूप में पैसा कौन ले जाएगा? सरकार ले जाएगी। बचा हुआ प्रॉफिट कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फर्दर 2 हिस्से हो जाते हैं। जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाता है ना, सारा आपके हाथ में नहीं दे देता पैसा। कुछ पैसा बिजनेस री इन्वेस्ट भी तो करता है, जिसे आप रिटेन अर्निंग कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। हाँ भाई, कोई भी बिजनेस 10 लाख कमाता है तो 10 लाख ही मालिक को दे देता है। उसमें से 2-4 लाख रुपए बिजनेस में री इन्वेस्ट करा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ। तो कुछ पैसा बिजनेस अपने पास उठा के रख लेगा, जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। इसके और भी 4-5 नाम है। कुछ लोग इसे सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कुछ लोग इसे रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल देते हैं। कोई डाउट है इसमें? और बाकी पैसा हमारे हाथ में आ जाएगा कंपनी से, किसके रूप में? डिविडेंड के रूप। तो जब मैं डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को प्लस करता हूं तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को प्लस करूंगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी को प्लस करूंगा तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को प्लस करूंगा तो क्या आएगा? हेलो, हाँ जी, ठीक है। अब एक बात ध्यान देने वाली है यहां पर। क्या? सुनिए बेटा, अगर मुझे प्रॉफिट दे रखा है तो नीचे के सारे एलिमेंट मेरे लिए क्या हो जाते हैं? इररेलेवेंट, क्योंकि प्रॉफिट में ये सब ऑलरेडी क्या है? इंक्लूड। अगर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो इसके नीचे के इररेलेवेंट, और ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब इररेलेवेंट। सही है। अब यहां कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बेटा। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं जरा इसका कलर बदल दे रहा हूं।
सुनो, सबसे पहले इंटरेस्ट, ये तो ज्यादा ही डल हो गया। सुनो, सबसे पहले इंटरेस्ट, दो तरीके का इंटरेस्ट एक्सक्लूड रहता है। पहला, नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट। वैसे मैंने एक बार चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाई थी, तो मैंने आपको ट्रांसफर इनकम पढ़ाई होगी, और मैंने आपसे बोला था ट्रांसफर इनकम आर नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये ट्रांसफर इनकम होती है। दूसरा, एक और इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है, इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर ऑन गुड्स एंड सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मोबाइल खरीदा एक दुकान से किस्तों पर 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, और उसने मेरी किस्त बना दी 10-10 हजार रुपए की 15। तो क्या इन किस्तों में पहले ही इंटरेस्ट ऑलरेडी काउंट हो चुका है? नहीं। जब मैंने फोन को 1.5 लाख का माना है तो ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट पहले क्या हो चुका है? काउंट। तो अब उसे अलग से काउंट नहीं करेंगे, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दो तरीके के इंटरेस्ट क्या है? एक्सक्लूड है। कितने तरीके के इंटरेस्ट एक्सक्लूड है? 2। अब ऐसे ही आगे बढ़ता हूं, डिविडेंड में भी एक डिविडेंड एक्सक्लूड होता है। कौन सा? डिविडेंड पेड बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी। ये वाला डिविडेंड भी क्या है? एक्सक्लूड है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, एक है वेदांश लिमिटेड और एक है मित्तल लिमिटेड। मित्तल लिमिटेड ने वेदांश लिमिटेड के 40% शेयर खरीदे हुए हैं। कितने? 40। अब वेदांश लिमिटेड ने इस साल 10 लाख रुपए कमाए, तो उसमें से 40% डिविडेंड किसे दे देगा? ये मित्तल लिमिटेड को, मुझे। मैंने इस साल 20 लाख कमाए, टोटल कमाई मेरी 20 लाख है। तो ध्यान से सोचो, क्या इस 20 लाख रुपए में ये 4 लाख रुपए ऑलरेडी इंक्लूड है? नहीं है। टोटल कमाई में इंक्लूड है ना मेरी। तो मैं इसकी कमाई अलग से 10 मानूं, अपनी अलग से 20 मानूं, तो मैं कितनी इनकम दिखा दूंगा? 30 लाख। जबकि दोनों की मिलाकर कितनी हो रही होगी? 26 लाख। तो इसीलिए जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को डिविडेंड देती है तो ऐसे डिविडेंड को क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड। क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड। ठीक। अब आते हैं सबसे मेन चीज। भैया सबसे ज्यादा बच्चे जो फंसता है ना, वो फंसता है यहां। कहां? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वो कई बार कंफ्यूज होता है, इसमें क्या आएगा और इसमें क्या नहीं आएगा। तो मैं लिस्ट लिख रहा हूं एक्सक्लूड की और इंक्लूड की और एक्सक्लूड की। सबसे पहले नंबर पे जो सबसे मेन थिंग है वो तो आएगी क्या? सैलरी एंड वेजेस। वैसे मैं गलत लिख रहा हूं, अगर मैं केवल वेजेस लिख दूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक में वेजेस इज ए वाइडर टर्म, है ना। इकोनॉमिक में वेजेस मत में सैलरी ऑलरेडी इंक्लूड होती है। लेकिन चलो, आप लोग क्योंकि अकाउंट्स कॉमर्स भी पढ़ते हो तो पूरा लिखने में ही फायदा है। सेकंड, बोनस किसे मिलता है? हर आदमी को, या जो नौकरी करता है उन्हें? तो जो भी नौकरी की वजह से कमाई हो उसी को तो हमने क्या नाम दिया है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तीसरा, पेंशन किसे मिलती है? सबको, या केवल उन लोगों को जो नौकरी करते हैं, नौकरी करके रिटायर होते हैं? पक्का? क्या मालिक जो है पेंशन का पैसा अपनी जेब से देता है? कोई मालिक दुनिया में इतना अच्छा नहीं है कि अपनी जेब से एक्स्ट्रा पेमेंट करे। तुम्हारी सैलरी सोच रखी थी 20, बताई थी तुम्हें 18, 2000 बचा के रखे थे जोड़कर, उसी में से पेंशन दे रहा है। अपनी जेब से कोई मालिक नहीं देता।
लेकिन हाँ, माँ बाप तो देते हैं ना अपनी जेब से कुछ बच्चों को, या माँ बाप होगी सरकार। ओल्ड एज पेंशन। अब ओल्ड एज पेंशन क्या है? जो भी हमारे भारत में बुजुर्ग हैं जिनकी कमाई का कोई सोर्स नहीं है, उन्हें भारत सरकार 3-4 हजार रुपए हर महीने अपनी जेब से देती है। तो क्या ये 3-4 हजार रुपए उन लोगों को दे रही है जो नौकरी करके रिटायर हुए हैं, या हर बुजुर्ग के लिए? क्या बदले में सरकार इसके कुछ काम करा रही है? तो ये ओल्ड एज पेंशन होती है ट्रांसफर इनकम, और मैंने आपको बताया ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा पहले लिख दूं फिर बताता हूं क्या ये। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल स्कीम, और एक एक्सक्लूड वाला भी लिख दूं फिर मैं बताता हूं क्या है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल स्कीम, टुवर्ड सोशल स्कीम। सही है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे जवाब देंगे तो। प्रोविडेंट फंड शब्द सुना है आपने? प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, बागबान। तो उसका बेटा कहता है मुझे व्यापार शुरू करना है, तो क्या करता है अमिताभ बच्चन? अपनी प्रोविडेंट फंड के पैसे दे देता है उसे। अब बाद में फिर वो लोग उसे धक्के वक्के देके नौकर पोकर बना के रखना शुरू कर देते हैं। क्या होता है प्रोविडेंट फंड, पता है आपको? सपोज करो मैं एक मालिक हूं, आप मेरे नौकरी करते हैं। आज तो आप तनख्वाह ले रहे हैं, अपना घर चल रहा है। भविष्य में जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी, तो आप कैसे जीवन यापन करेंगे अपना? जरूरी नहीं है पेंशन होती है सबकी। तो भैया मालिक आपका बुढ़ापे के लिए सोच रहा है। ठीक है, कैसे? आप लोगों को तो अगर तनख्वाह 50,000 है तो 1 रुपया नहीं बचना, 1 लाख है तो 1 नहीं बचना, 2 है तो नहीं बचना, क्योंकि जितनी तनख्वाह बढ़ती है आदमी उतने खर्चे बढ़ा लेता है भाई, है ना। लोग ऐसे भी हैं जो 15,000 रुपए महीना में घर चला रहे हैं, लोग 50 में भी चला रहे हैं, 1 में भी 10 में भी, है ना। तो क्योंकि आप पे तो पैसे बचना नहीं, तो मालिक ने क्या सोच रखा है, मालिक क्या करता है, लेट से आपकी तनख्वाह है 50,000 रुपए, पर वो आपको 50 नहीं देता, पैसे काट के 45,000 रुपए देता है। 5,000 रुपए आपके काट लेता है। उस वक्त वो आपको लगता है बुरा आदमी, पर वो आपके बुढ़ापे का सोच रहा है। क्या करता है वो? 5,000 रुपए तो उसने आपकी जेब से काटे, अब 5,000 रुपए अपनी जेब से जोड़े उसमें, कितने हो गए ये? और भैया तुम्हारे बुढ़ापे को ध्यान में रख के बुढ़ापा फंड में पैसे गिर दिए कि जब तुम 60-65 साल की एज में रिटायर हो तो तुम्हें ये पैसा इकट्ठा, और उस पर तो ब्याज भी अच्छा मिलता है, 9% से 12% के बीच में, ये पैसा आपको ब्याज के साथ इकट्ठा उस समय एक साथ मिल जाएगा। सही है। अब ध्यान से सोचो, क्या ये आपकी कमाई नहीं है? नौकरी की वजह से ही है ना। ये आधी कमाई है, पूरी नहीं। क्यों? अरे भैया 10,000 में से 5,000 तो मैंने आप ही से लिए हैं, तो आप ही से पैसा लेके आपके बुढ़ापे फंड में गिर दूंगा, वो आपकी एक्स्ट्रा कमाई है क्या? कौन सी एक्स्ट्रा कमाई है? जो मालिक ने अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा जोड़कर आपके बुढ़ापे फंड में गिरा है। तो ध्यान दो, 2 शब्द हैं, एक है एम्प्लॉयर और एक है एम्प्लॉई। तो जो एम्प्लॉयर, अब तो बेटा राइटिंग साफ ही लिख रहा हूं, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो काउंट होगा इनकम में। क्यों? वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। पर जो आप ही की जेब से पैसा लेके आपके खाते में गिरा है वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। सही है। 5वां, ऑल अलाउंसेस। एक शब्द सुना है, पर्क्स। पर्क्स पता है, एक तो हमारी भाषा इतनी असभ्य है, इतनी बकवास है, हम स्टैट्स बोलते हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। ऐसी पर्क्स कोई शब्द नहीं है। पर्क तो चॉकलेट आती है 5 रुपए वाली, तो 5 रुपए का बेनिफिट, भैया उसका पूरा नाम होता है परक्विजिट्स। क्या नाम होता है उसका? परक्विजिट। अब देखो, एक होता है अलाउंस और एक होता है परक्विजिट। अलाउंस में और परक्विजिट्स में क्या फर्क होता है?
इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, आम आदमी ने एक मानता है। अब एक एग्जांपल देता हूं। भाई आप लोग मेरे यहां एम्प्लॉय हैं, नौकरी करते हैं, आपके दो दो बच्चे हैं, अब भारत सरकार की नीतियों से बिल्कुल सुखी है, दो बच्चे, स्वस्थ बच्चे, सुखी बच्चे। तो मैं आप लोगों को, मैं चाहता हूं आपके बच्चे पढ़ लें, तो उसके मेरे पास दो रास्ते हैं। मैंने फिक्स हर महीने 3,000 रुपये पर बच्चा तय कर दिया कि भाई मैं आपको बच्चों के पढ़ाई के लिए दूंगा, 3,000 रुपये पर मंथ। अब आप अपने बच्चों को गिरो 20,000 रुपये महीना के स्कूल में, और या आप अपने बच्चे को गिरो 500 रुपये महीना के स्कूल में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कितने रुपए दे रहा हूं? 3,000 रुपये पर मंथ मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है? या आप उन्हें अनपढ़ रखो, पढ़ाओ लिखाओ मत करो, मुझे नहीं पता। एक दूसरा तरीका है, मैंने अपना खुद एक स्कूल खोल दिया जिसमें आपके बच्चे फ्री पढ़ेंगे। होता है ऐसा कभी? एक एग्जांपल दूं, गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा नामी स्कूल है ऐसा, केडीबी, केसरी देवी बजाज, जो बजाज लिमिटेड के एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चे उसमें फ्री पढ़ते हैं। क्यों? वो उन्हीं का स्कूल है। और ये स्कूल बनाया ही उन बच्चों के लिए गया था शुरू में, फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे बाहर के लोग आने लगे तो उन्हें एडमिशन देना शुरू कर दिया, ठीक है? एक स्कूल है डीएवी ब्रिज बिहार में, वहां पे जो बीएचईएल कॉलोनी में काम करते हैं उनके बच्चों का टाइप है डीएवी से, वहां के बच्चे आएंगे, फ्री पढ़ के जाएंगे, कंपनी अपने आप डीएवी को जो भी पेमेंट देनी होगी देती रहेगी। तो दैट वन इज परक्विजिट। तो परक्विजिट का मतलब हुआ फैसिलिटी इन काइंड, ठीक है? परक्विजिट का मतलब हुआ फैसिलिटी इन काइंड। तो अब एक बात तो बताओ, ये जो बच्चे मेरे फ्री में पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में, नौकरी की वजह से तो ना, है ना? और अलाउंसेस का मतलब हो गया कैश फॉर फैसिलिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको महीने के 1,500 रुपए देता हूं आने जाने के अलाउंस, मैं आपको कैब की सुविधा खुद दे रहा हूं, परक्विजिट। मैं आपको 3,000 रुपए महीना देता हूं, भैया कहीं भी घर किराए पे लेके रह लो, अलाउंस। मैं आपको खुद अपना क्वार्टर अलॉट करता हूं, होता है ना ऐसा रेलवे और कई जगहों पे, तो वो क्या है? परक्विजिट, ठीक है? पर याद रखना है बेटा, यहां पर दो अलाउंस ऐसे हैं जो एक्सक्लूड होते हैं। पहला, ये जो मैं बता रहा हूं ना, शायद आपको बुकों में बहुत छानना पड़ेगा तब मिलेंगे ये पॉइंट्स निकल के। पहला, ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या समझते हैं आप लोग ट्रैवलिंग अलाउंस से? बताएं। देखो, मैं हूं मालिक, मेरे यहां पे शुभ नौकरी करता है, तो जब शुभ ऑफिस में आ जाता है या बिजनेस में आ जाता है, उसके आने के बाद मैं शुभ को कभी दिल्ली भेज रहा हूं, कभी मेरठ भेज रहा हूं, कभी गुड़गांव भेज रहा हूं, तो भैया इसके आने जाने में खर्चा होता होगा नहीं? भाई बाहर रहेगा तो कुछ खाएगा भी नहीं खाएगा, दिन के 200-250 रुपए का। तो मैं इसको रोज के 500 रुपए देता हूं एज ए अलाउंस कि भाई तू मेरी तरफ से इधर उधर आ जा रहा है, खर्चा आने जाने का खर्चा हो गया, तेरा खाने पीने का खर्चा हो गया, बाहर रहेगा। तो ये जो मैं इसको 500 रुपए रेज के दे रहा हूं, क्या ये इसकी एक्स्ट्रा इनकम है या मेरी वजह से ही खर्च करता है ये पैसा ही? तो ये इसकी इनकम में कैसे काउंट कर दोगे बेटा, है ना? तो ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सक्लूड है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है? एक्सक्लूड है। फोर्थ, एक और अलाउंस है एक्सक्लूड, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अब नाम से ही पता लग रहा है ये अलाउंस किसको मिलता है? जो बेरोजगार है। अबे तो जो बेरोजगार है वो सीओई कैसे मिल जाएगा उन्हें, है ना? तो जो बेरोजगार है उन्हें अलाउंस किससे मिलता होगा? भारत सरकार से। ये बनी ट्रांसफर इनकम। क्या बनी ये? ट्रांसफर इनकम। इसके अलावा एक इंक्लूड में एग्जांपल लिखता हूं, सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री लोन। आप में से किसी के पेरेंट्स बैंक में नौकरी करते हैं? है कोई? तेरे घर अपना है? लोन लेके खरीदा था? कहां से लोन लिया पापा ने? पता है कितने ब्याज पे मिला है उन्हें? अगर मैं तेरे पापा के बैंक से मांगने जाऊंगा ना, भाई साहब हाउसिंग लोन दे दो कर्जा,
तो मुझसे मांगेंगे 9% सालाना या 10% सालाना ब्याज, और उनसे पता है कितना लिया होगा? 1% या 2% सालाना। ठीक है, ऐसी गाड़ियों का लोन हमसे मांगेंगे 9.5% सालाना। जो बैंक के एम्प्लॉई हैं उन्हें यही लोन बैंक से कितने में मिल जाएगा? 1 या 2% सालाना पे। तो नौकरी करने की वजह से उनसे 1% ले रहे हैं या हर आदमी से 1% लेंगे बस? तो उनके कितने परसेंट बच रहे हैं? नियर अबाउट 7-8% बचता है उनका हर साल का। तो ये जो 7-8% खर्चा बचता है, तो बचने वाला खर्चा भी क्या कहलाता है बेटा? कमाई कहलाता है। ठीक है, तो सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री लोन। समझ में आया ये बात? लेकिन अब तुम बैंक को भैया अपनी ससुराल मान के बैंक के पैसे कब्जा के बैठ जाओ, ऐसा कोई ना चलेगा। लोन का पैसा तो लौटाओगे भैया, लोन तुम्हारी कमाई कोई ना है, लोन का ब्याज तुम्हारी कमाई है, पर लोन का पैसा तो तुम्हारा नहीं है, वो तो वापस लौटाना है। तो लोन का पैसा क्या है? एक्सक्लूड है। सही है। इसके अलावा देखो बेटा ध्यान से, कंपनसेशन पेड टू इंजर्ड वर्कर। अब मतलब समझो, मेरी फैक्ट्री में कोई काम करता है मिस्टर XYZ, किसी दुर्घटना में उसका हाथ कट जाता है और मैं उसे हर्जाने के रूप में 20 लाख रुपए देता हूं, तो भारत सरकार आ जाएगी, लाभी ला 20 लाख कमाए, टैक्स दे। हो सकता है धरने पे बैठ जाए, मेरा तो हाथ कट गया, अब पैसे आ गए मांगने भीख में। क्यों भाई? भैया कम हर्जाने के पैसे पे, कंपनसेशन के पैसे पे वो कभी टैक्स नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि कंपनसेशन का पैसा इनकम नहीं माना जाता है, हर्जाना माना जाता है। आज तक सुना है इंश्योरेंस क्लेम पे टैक्स दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम क्या है? कंपनसेशन है, हर्जाना है। तो कंपनसेशन को कभी भी इनकम नहीं माना जाएगा अगर कंपनसेशन किस वजह से मिला है? इंजरी या इस वजह से। ठीक है बेटा? नहीं तो भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया, कमाई में सरकार तो वो ले ले और नुकसान में कुछ ना दे। ऐसे कैसे होगा? या तो सरकार भी अपना हाथ काटे आधा मेरी तरह, तब मेरी कमाई में हिस्सा मांगे, है ना भाई? 7th, कंपनसेशन पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर अलग से लिखा है तो ये होता तो इंक्लूड है, बट आप इसे इग्नोर कर देना। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? जब ये इंक्लूड है तो इग्नोर क्यों कर दें? अरे भाई मैंने ऊपर जो सैलरी लिखी, कहीं मैंने लिखा वो प्राइवेट सेक्टर की है? नहीं ना। तो उसमें किसकी सैलरी शामिल है? प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों। तो भाई दोबारा से काउंट क्यों कर रहे हो अलग से? डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? इसीलिए उसे क्या कर देना? इग्नोर। एक्सक्लूड तो नहीं है वो, बट उसे क्या कर देना है? इग्नोर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चार्ट है किसका? इनकम मेथड का। भैया इसे बनाओ, ये काम का चार्ट है। मुझे नहीं पता आपने स्कूल में कितना सीखा है कितना नहीं, पर मेरे पास इतना सीखना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि इसमें से रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी कवर हो सकता है। सब नोट कर लें इसे भैया, इसलिए मैंने पहले ही कहा था 2 पेज पे लेके चलना। कर लीजिए नोट। अब आप कहेंगे यार इसका न्यूमेरिकल तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। अरे न्यूमेरिकल में ये सब कोई ना लिखना है, इंक्लूड एक्सक्लूड, है ना? ये तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। परक्विजिट और काइंड में डिफरेंस क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी बच रहा है मेरे पास, बता दूं? भाई किसने पूछा एग्जांपल? अवनीश ने। अवनीश को ही बताता हूं। नहीं अवनीश नहीं, आदित्य ने। भैया ऐसा होता है, आदित्य मेरे यहाँ पर शादीशुदा एम्प्लॉय काम करते हैं। अब आदित्य काम करता है, मैरिड है, तो मैं हफ्ते में एक दिन इन्हें पैसे देता हूँ जब अपनी वाइफ को टिकट पिक्चर दिखाने। क्या ये अलाउंस पैसे दे रहा हूँ? कैश। इनकी वाइफ को मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, तो वो क्या है? क्लियर है भाई?
नहीं, अब तो देख, अब क्लियर है बिल्कुल, अब क्लियर है बिल्कुल। बेटा सीधी सी बात है, देखो मजाक कर रहा, मजाक में अगर मैं एक फिक्स अमाउंट देता हूं आपको, आप खर्च ज्यादा करो कम करो, मुझे उससे मतलब नहीं भाई। मैं आपके बच्चों के इलाज के लिए आपको महीने के देता हूँ 2,000। अब इलाज में कभी 200 भी खर्च होते होंगे और कभी 10,000 भी, मुझे उससे मतलब नहीं। तो मेडिकल अलाउंस, तो ये मेडिकल अलाउंस फिक्स अमाउंट। लेकिन मैंने खुद का हॉस्पिटल बना रखा है अपने एम्प्लॉइज के लिए कि भाई उनके घर में कोई भी बीमार हो तो यहाँ पे पूरा फ्री इलाज मिलेगा। या मैंने किसी हॉस्पिटल से टाइप कर रखा है कि मेरे यहाँ के एम्प्लॉइज जब भी वहां जाके इलाज कराएंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, कार्ड जमा करना है, इलाज कराना है, पेमेंट कंपनी बाद में करेगी। तो ये परक्विजिट है। और ऐसा ध्यान दो, रेलवे में डिफेंस में होता है नहीं होता, रेलवे के डिफेंस के अपने हॉस्पिटल भी है। अरे बीमारी बढ़ी हो तो भाई प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इलाज होता है, और उसकी पेमेंट कौन भुगतता है? क्या सरकार फिक्स अमाउंट देती है, हम देंगे देंगे, आप बीमार हो ना? नहीं। अगर फिक्स अमाउंट तय कर देती तो क्या बन जाता? अलाउंस। सही है, अलाउंस और परक्विजिट में डिफरेंस। अब इसमें बस ये बात ध्यान देना, ये अलाउंस या परक्विजिट अगर मालिक से मिले हैं, यानी नौकरी करने की वजह से मिले हैं, तभी आप इसे किसमें काउंट करेंगे? तभी आप इसे काउंट करेंगे किसमें? इनकम में, सीओई में। अदरवाइज नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे। लिख लिया? आगे बढ़े अब। चलिए तो एक क्वेश्चन देता हूं। कन्नू जी काम का था टेबल? मैं कह रहा हूं काम का था नहीं? मैंने अब देखो नेशनल इनकम में आपको एक भी फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, मैंने 3 फ्लो चार्ट बनवाए हैं और मैं इनकी हेल्प से आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा सारे। क्या अब ऐसी करा रहे हैं ना? अब मैं कुछ कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, माइक पे हूं। ये तेरे ही स्कूल वाले हैं, ये वाला स्कूल ना पड़ोस वाला। जब मैंने ये तरीका पहले सिखाया था तो ये तरीका काट के मैडम ने दी सर दी, ठीक है, उन्होंने काट के बच्चों को 0 नंबर दिया। और पता है फिर क्या कहते हैं? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ सही फॉर्मूला। लिख दिया नीचे, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस इनकम फ्रॉम सेल्फ परमानेंट प्लस ऑपरेटिंग। मतलब ऐसे मैंने लिख दिया तो गलत, ऐसे लिख दिया तो ठीक। ये है वो, और ये वही टीचर है 1/। मैं बस क्या क्या बोल सकता हूँ, कुछ छोड़ बताने के लिए बहुत कुछ है। ये वो 4-5 साल में मैंने काट देते आपने खुद सिखा रहे हैं ना, इससे रीजन बताऊं? जो बुक का तरीका है वो समझ ही नहीं आता। रीजन बुक में कभी आपको दिखेगा डिविडेंड प्लस हो रहा है, कभी दिखेगा इग्नोर हो रहा है, समझ ही नहीं आएगी कब प्लस कब इग्नोर। यहां से आपको क्लियर है, कैसे क्लियर है? अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो डिविडेंड क्या कर दूंगा? इग्नोर। ठीक है, और अगर रिटेन अर्निंग दे रखा है तो डिविडेंड क्या होगा? प्लस। ऐसे ही अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो कॉर्पोरेट टैक्स भी इग्नोर, डिविडेंड भी इग्नोर, रिटेन अर्निंग भी इग्नोर, है ना? इससे ये फायदा होता है बेटा बस। चलो अब क्वेश्चन लिखो एक। मैं तुम्हें बच्चे भी अभी बात करवा सकता हूं उन बच्चों से जिन बेचारों ने भुगता है वो 0 मार्क्स। यार आदमी को सोचना चाहिए काटने से पहले, या तो कॉपी ना करे, फिर अपनी बात पे कायम तो रहे। क्वेश्चन, फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या निकालना है हमें? एनएनपी एट एफसी। अब हमें क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले डिविडेंड 5,000 रुपए लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग डिविडेंड of rupees 1,000 paid by one company to another company. Second,
रिटेन अर्निंग 15,000। थर्ड, मिक्स्ड इनकम 50,000। फोर्थ, मेडिकल अलाउंस 10,000। फिफ्थ, एजुकेशन अलाउंस 8,000। सिक्स, ट्रैवलिंग अलाउंस। इतना बड़ा क्वेश्चन जितना मैं देने जा रहा हूं ये एग्जाम में कभी नहीं आया, ना कभी आएगा। देख क्यों रहा हूं, इस क्वेश्चन के बहाने एक बार ये आपको पूरा टेबल रिवाइज सा हो जाएगा। ठीक है बेटा। सेवेंथ, रेंट फ्री एकोमोडेशन 10,000। एट, इंटरेस्ट 22,000। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ₹2,000 एज नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट। नाइन्थ, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल स्कीम 6,000। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल स्कीम 6,000। 11th, पेंशन 8,000। ओल्ड एज पेंशन 12,000। रेंट 9,000। रॉयल्टी 11,000। प्रॉफिट 40,000। बोनस 10,000। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 8,000। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 5,000। डेप्रीसिएशन 6,000। बस करो एक क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, यूं ही हो जाएगा 2 मिनट में।
अर्नब जी, नागर साहब, फोन छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दे लो। पढ़ाई ज्यादा जरूरी होती है भाई। हाँ जी चारवी जी, बातें नहीं करो, क्वेश्चन करो। बेटा पढ़ने अब। क्या हुआ, ट्राई करो। हाँ भाई, कितना हो गया अब?
तो एक काम करो, ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करके आओ दिमाग लगाकर। एक सेकंड रुक जाओ बस।